हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम समझते हैं सेल्स के बारे में इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। सेल्स वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड और डिस्कवर्ड इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। इसे सबसे पहले पेड़ के जो बड़े बड़े ट्रीज़ होती हैं, ट्रीज़ की जो छाल होती है, उस छाल के कॉर्क में इसे सबसे पहले खोजा गया था। इसे खोजने का काम रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। जिस तरह हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके बना है, यानी हम क्या है, मल्टी सेलुलर है। उसी तरह ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी एक सेल से मिलके बना होता है। तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को या फिर हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है, उस फंक्शंस को बनाने में ये कौन रोल प्ले करता है? ये सेल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। इसी से हमारा सारा शरीर का निर्माण होता है। और समझते हैं हम सेल को कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल हमारी लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जिस तरह आप देखते हैं कि कोई भी मकान बनता है तो उस मकान को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटों को जोड़ कर तब एक बड़ा सा मकान, बड़ी सी बिल्डिंग तैयार की जाती है। उसी तरह हमारा जो बॉडी होता है, वो हमारा बॉडी भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से, हजारों करोड़ों अरबों सेल्स से मिलके तब हमारा ये शरीर बनता है। तो हम जितने भी ह्यूमंस है या एनिमल्स है, तो वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि उनका शरीर बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होता है। तो इस तरह सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। देखिए जैसे सेल हम किसे कहते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। और जब ये सेल्स बहुत सारे सेल्स ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। और जब यही टिश्यू जो है, बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं, जब टिश्यूज का ग्रुप बनता है, तब बनता है हमारा ऑर्गन। जैसे हमारे बॉडी में हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, पैनक्रियाज है, इस तरह हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं। और जब ये सारे ऑर्गन एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाते हैं हमारे बॉडी में, जैसे हम कोई भी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो हमारे गले से होते हुए तब हमारे स्टमक में आता है, फिर स्टमक से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस तरह ये क्या है? ऑर्गन है। तो वो जो ऑर्गन है वो एक सिस्टम में सेट है, हमारे बॉडी में सिस्टमेटिकली अरेंज है, तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह ऑर्गन जो है वो क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। और फिर जो सारे ऑर्गन सिस्टम है वो सही से एक जगह अरेंज हो जाते हैं, तो उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी एक जीव जंतु का निर्माण होता है। तो इस तरह हमारा जो बॉडी का फॉर्मेशन है, या जितने भी प्लांट्स हैं तो उनका शरीर का जो निर्माण है वो किस तरह होता है, या फिर एनिमल्स है तो उनके बॉडी का फॉर्मेशन इसी तरह होता है। पहले सेल बनता है हमारे बॉडी में, हमारा जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले सेल से फिर बनता है टिश्यू से फिर बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बनती है एक ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोई जीव जंतु, या फिर उसे इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। तो इस तरह किसी भी इंडिविजुअल का निर्माण होता है, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जानवर का, किसी भी पेड़ पौधे का, इसी प्रोसेस के थ्रू उसका फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम जिस लिविंग वर्ल्ड में रह रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं। किसी का फेस एक जैसा नहीं होता है, सारे लोगों के फेस अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो क्या होते हैं? वो एक दूसरे से डिफर हैं, बट ऑल आर मेड ऑफ सेल्स। लेकिन वे सभी जो हैं, जितने भी हमारे लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी क्या है? सेल्स के ही बने हैं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग होता है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना होता है। उसी तरह हमारा जो शरीर है या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो सेल्स से मिलकर ही बनते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि सेल्स आर मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। सेल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स होता है जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, उसे कहा जाता है मल्टी सेलुलर। और जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक सेल से मिलकर बनता है उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को हम सिंगल सेल भी कह सकते हैं।
An organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी हम क्या एक ऑर्गेनिज्म है, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका शरीर बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बना होता है। लेकिन जब वो अपने जीवन की शुरुआत करता है, जब उसका लाइफ यानी जब वो उनका फॉर्मेशन होता है उनकी लाइफ का, तो वो एक सिंगल सेल से ही मिलके बनता है। और सिंगल सेल्स क्या होते हैं, जैसे फर्टिलाइज एग जो होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। और इसी सिंगल सेल से फिर धीरे धीरे डेवलप करते जाते हैं, तब वो क्या होते हैं, वो मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। द फर्टिलाइज एग सेल्स मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। जो फर्टिलाइज एग होते हैं, एग सेल्स, वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइज कर जाते हैं, यानी अपने नंबर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और वो इंक्रीज कर जाते हैं। और यही प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है, जिससे हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अ सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। हम देखते हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिंगल सेल से मिलके बना होता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, वो भी उनके भी बॉडी में सारे फंक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं सेम उनके ही बॉडी में होता है। जैसे हमारे बॉडी में एक्सक्रेशंस होते हैं तो उसके बॉडी में एक्सक्रेशन होगा, हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, यानी जिनके बॉडी में एक सेल होता है, उनके भी बॉडी में ये सारे फंक्शंस होते रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे ही जैसे फंक्शंस उनमें भी होते हैं, सेम फंक्शंस वो करते हैं। जैसे देखिए अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये फूड को कैप्चर करता है, फिर उसे डाइजेस्ट करता है। फूड अमीबा में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, वो भी ग्रो करते हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, उनमें भी वो सारे फंक्शंस जो है वो सिमिलर होते हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और वो भी क्या करते हैं, ग्रुप्स में कैरी करते हैं, उनके भी सेल्स जो है वो फिर डेवलप होते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं। तो इस तरह फिर टिश्यू जो है वो फिर डेवलप करते हैं, यानी ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ जो होते हैं वो फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, उनके में ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। अमीबा जो है वो उसे हमने जाना कि ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और साथ ही जो पैरामीशियम होता है वो भी यूनिसेलुलर होता है, यूग्लिना ये भी यूनिसेलुलर ही होता है, ईस्ट ये सभी यूनिसेलुलर ही होते हैं। अमीबा जो होता है वो इरेगुलर शेप्स में होता है। मीन्स क्या हो गया कि इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, यह अपने शेप को चेंज करते रहता है। जैसे हम अदर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि वो एक डिफिनिट शेप में रहते हैं, लेकिन अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। और इसका जो शेप है वो क्यों चेंज होता है, तो अमीबा में एक स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। और स्यूडोपोडिया जो है वही क्या करता है, इसे मूवमेंट में हेल्प करता है। और यही स्यूडोपोडिया जो इसमें प्रेजेंट है वही उसको फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। और इसी स्यूडोपोडिया के कारण ही यह अपने शेप को भी चेंज करते रहता है। ए वाइट ब्लड सेल, जिसे हम WBC भी कहते हैं, इन ह्यूमन ब्लड इज ऑल्सो अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। हमारे बॉडी में जो ह्यूमन ब्लड होता है, यानी हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, उस ब्लड में WBC भी पाए जाते हैं। तो जो WBC होते हैं वो सिंगल सेल्स से बने होते हैं और ये अपना शेप को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने जाना कि अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल होता है, यानी यूनिसेलुलर होता है, उसी तरह हमारे ब्लड में जो WBC पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये भी सिंगल सेल होते हैं और ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। सेल्स आर राउंडेड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। ये जो सेल्स होते हैं ये राउंड भी होते हैं इनका शेप, और ये स्फेरिकल शेप्स की भी होते हैं या इलोंगेटेड शेप्स के भी होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो दोनों किनारों से पॉइंटेड भी होते हैं। ये सेल्स का क्या बताया गया, उसके शेप के बारे में बताया गया कि सेल्स किस किस तरह के होते हैं। नर्व सेल्स या फिर जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं आर ब्रांच्ड। जो नर्व सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है या फिर जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, यानी उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं। The nerve cell receives and transfer message, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. जो nerve cells होता है वो मैसेज जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसे रिसीव करता है और फिर हेल्प करता है किस चीज़ में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी हमारा बॉडी जो है वो किस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है, किसे कोऑर्डिनेट करना है दूसरे काम से, किस तरह हमारे बॉडी के फंक्शंस चलते रहते हैं, ये सारे काम जो है ये नर्व सेल्स करते रहते हैं।
अब हम समझ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो मेम्ब्रेन से क्लोज्ड रहते हैं और दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन हमारे जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के चारों ओर से तो उसे घेरे ही रहते हैं, साथ ही उसे एक डेफिनेट शेप भी देते हैं और जो प्लांट सेल होता है या एनिमल सेल होता है उसे एक डेफिनेट शेप भी देते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे भी वो बस मेनली किस में प्रेजेंट होता है, वो होता है एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उस प्लांट सेल में उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे या फिर सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके बाहर में एक और मेम्ब्रेन होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल के साथ साथ बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें याद रखना है कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे छोटी सेल होती है, वो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। इसकी जो साइज होती है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है। यह बैक्टीरिया में ये सेल पाए जाते हैं। द लॉन्गेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm into 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा कि सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, तो एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है और उसके साइज़ क्या होती है 170 mm इंटू 130 mm इसका साइज होता है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल का साइज होता है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका फंक्शन क्या है, एक ही जैसा है फंक्शंस काम करने का। तो वो जो जिस टाइप के जिसका फंक्शंस होता है उस तरीके का उसमें सेल का साइज उस तरीके का उसमें होता है। इसे देखिए ये हेंस एग है। तो हेंस एग के बारे में क्या बताया गया कि ये जो हेंस एग है उसमें आप सिंगल सेल को इजीली देख सकते हो। जो एग होता है उसका जो आउटर कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो वाइट वाला सबसे लेयर ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो कड़ा कड़ा हार्ड होता है वो। फिर जब हम इस एग को बॉईल कर देते हैं तो बॉईल करने के बाद जब इसके ऊपरी कवर को हटा देते हैं छील कर, तो उसके नीचे हमें वाइट कलर का एक दिखता है लेयर होता है। तो उस वाइट वाले को बोला जाता है एल्बुमिन और उस वाइट वाले के अंदर में जो येलो कलर का जो होता है एक का पार्ट उसे कहा जाता है यॉल्क। तो ये जो यॉल्क होता है वही एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। आप इसे सिंगल सेल को आप इजीली देख भी सकते हो। जो अंडा खाते हैं उसमें जो येलो वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो सिंगल सेल है। अब हम समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी सेल के पार्ट्स के बारे में कि सेल में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। किसी भी सेल का जो बेसिक कंपोनेंट्स होता है वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में रहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसे घेरे रहता है। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये जो मेम्ब्रेन्स होता है वो क्या करता है, जितने भी मीडियम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसे सेपरेट करता है, यानी बाहरी जो मीडियम होता है या फिर उसके चारों ओर जो बाहर में जो दूसरे सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं उसको अंदर एंटर करने से रोकता है। इस तरह उनसे सेपरेट करके सारे ऑर्गेनेल्स को बचा के रखता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड
allows the movement of substances और materials both inward and outwards। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं वो पोरस होते हैं, यानी उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो जो पोर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो उसमें जो सबस्टांस प्रेजेंट होते हैं उस सबस्टांस को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। यानी वो जो सबस्टांस है वो जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उससे होकर बाहर भी जा सकते हैं और उससे अंदर भी आ सकते हैं। सेल वाल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। ये जो सेल वाल होता है, हमने जाना था कि ये सेल वाल किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं या फिर बैक्टीरियल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो ये सेल वाल जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई स्पीड, विंड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर etc। जो प्लांट सेल होते हैं उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है किसके अगेंस्ट में, जो टेम्परेचर होता है उससे बचने के लिए, या फिर जो हाई स्पीड विंड चलती है यानी तेज़ तेज़ जो तूफान चलता है, या फिर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, उन सब से बचने के लिए प्लांट सेल्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए प्लांट सेल में सेल वाल भी प्रेजेंट होते हैं। सेल वाल जो होते हैं उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सबस्टांस। ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक जेली लाइक सबस्टांस होता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। वेरियस अदर ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स etc आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में और बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जान लेते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल्स। ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होता है उसके कारण ये साइटोप्लाज्म से अलग हो पाते हैं। यानी सेल है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा होता है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण ही न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से अलग हो पाते हैं। अब समझ लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। हमने जाना था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो भी क्या होते हैं, पोरस होते हैं। तो उसी तरह जो न्यूक्लियस को बाहर से कवर किए रहता है एक मेम्ब्रेन जैसा जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के बाहर, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसे होते हैं, पोरस होते हैं और ये भी जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसे भी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म के इनसाइड जाने के लिए जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसे मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इन द न्यूक्लियस अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस में एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस में एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में ही एक थ्रेड लाइक यानी धागे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो जो न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और ये क्रोमोसोम क्या करता है, तो क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स। ये क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करता है एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ये जो क्रोमोसोम होता है वो जीन्स को कैरी करते हैं और साथ ही हेल्प करते हैं जो भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के, वो ऑफ स्प्रिंग्स तक पहुंचाते हैं। हमें जो कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स के आते हैं, आप देखते होंगे कि आपके भी कुछ कैरेक्टर्स जो है आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं या फिर किसी किसी की तो पूरी फेस ही जो उसके पेरेंट्स से मैच करती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इस क्रोमोसोम में क्या करता है, क्रोमोसोम्स में जो जीन कैरी करते हैं उस जीन के कारण ही हमारे जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्रोमोसोम ही क्या करता है, जीन्स को कैरी करता है। यानी जो भी कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के हमारे में आते हैं उसको कैरी करने का काम कौन करता है, ये क्रोमोसोम। और ये जो कैरेक्टर्स जिस पे कैरी किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि द क्रोमोजोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। हम क्रोमोजोम्स को तभी देख सकते हैं जब सेल का डिवीजन होता है। ये आप किस में देख सकते हैं, किसके थ्रू इसे देखिएगा, तो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। हम सेल को, सेल मेम्ब्रेन को, इन सब को भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही इन सारे को ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस, जैसे हमने जाना कि ये न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, इनहेरिटेंस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही ना क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है और क्रोमोजोम पे ही जीन कैरी करते हैं। तो ये क्या हुआ, इनहेरिटेंस, यानी हमारी जो कैरेक्टर्स होती है पेरेंट्स की, वो ऑफस्प्रिंग से आता है। तो ये उसे कैरी करने का काम कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियस ही कर रहा है। न्यूक्लियस में ये सारे प्रेजेंट हैं। तो न्यूक्लियस ऑल्सो एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर एक्टिविटीज के जैसा भी काम करता है। तो न्यूक्लियस को और क्या बोला जाता है, ऑल्सो न्यूक्लियस और किस तरह एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस ऑल्सो एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। समझ लेते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सबस्टांस कहा जाता है। जैसे जितना भी हमने देखा कि इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल्स, जितने भी कंटेंट हमने देखे, सेल मेम्ब्रेन, सेल, क्रोमोजोम्स, तो जितने भी कंटेंट है वो सारे क्या है, लिविंग सेल्स, और इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी सेल का जीव द्रव्य भी इसे कहते हैं हिंदी में। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विथआउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसे सेल्स जिसमें क्या हो, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट हो, तो उस तरह के सेल्स को हम क्या कहेंगे, उस तरह के सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, उसमें जितने भी न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही रहते हैं, तो उस तरह के सेल्स को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिज्म विथ दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे तो उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी इससे हम फॉल्स न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। जितने भी उसके न्यूक्लियर मटेरियल्स जो होते हैं वो फ्रीली घूमते रहते हैं, उसे कोई मेम्ब्रेन कवर किए हुए नहीं रहता है। और ये प्रोकैरियोट्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे क्या है, ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं। और इनमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। The cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are called eukaryotic cells, यानी वैसा सेल्स जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों ओर से कवर किए हो, तो उस तरह के सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और उस तरह के ऑर्गेनिज्म को, जिस सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ज़्यादातर यूकैरियोट्स ही होते हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं वो सारे यूकैरियोट्स कहलाते हैं। यू मीन्स हो गया ट्रू और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोट्स जो होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ए ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल। हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो इसे आप तो हम जान गए कि इसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। तो जब हम इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं साइटोप्लाज्म को, तो साइटोप्लाज्म में हमें ब्लैंक लुकिंग जैसा यानी खाली खाली जैसा कुछ स्पेस स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो उसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। ये जो वैक्यूल्स हैं, प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स एंड एनिमल सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स। जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट क्या बताया, नेक्स्ट बताया गया है प्लास्टिड्स के बारे में कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कुछ प्लास्टिड्स जो होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड्स होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं।
दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लिप्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट जो लिप्स होती है यानी पत्तियां होती है, पत्तियों को हरा रंग ये क्लोरोप्लास्ट ही देते हैं। और हमने जाना था प्रीवियस वीडियोज़ में, हमने पढ़ा था कि किस तरह पेड़ पौधे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। तो क्लोरोफिल जो उसकी पत्तियों में प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लिप्स, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो पत्तियों में, तो वो क्या होती है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इसेंशियल होती है। ये जो क्लोरोफिल है इसी के प्रेजेंट के कारण पेड़ पौधे जो है वो अपना फूड ईजिली बना पाते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बनाते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और साथ में देते हैं ऑक्सीजन, और साथ ही हमें देते हैं वाटर भी। इस तरह ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हो पाता है। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस को जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो प्लांट सेल्स में पाए जाने वाले वैक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। प्लांट सेल्स में हम देखते हैं प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म होते हैं, एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म होते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।